नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शॉर्ट एंड वर्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने यहाँ 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें रामधारी गुप्ता खंड 2 की पत्रिका से डिक्टेशन दी जाएगी। इस सीरीज में एक खास बात यह है कि इसमें जो डिक्टेशन होगी वो 10 मिनट की ना रह के 10 मिनट 30 सेकंड की रहेगी और जो शब्द होंगे वो 840 से ज़्यादा रहेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जब आप 10 मिनट से ज़्यादा डिक्टेशन लिखेंगे और इसकी आदत डालेंगे तो एसएससी जैसी परीक्षाओं में जहाँ पे 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, तो वहाँ पे डिक्टेशन लिखते समय आपका दिमाग नहीं भटकेगा और जब आप 800 की जगह 840 शब्दों को 65 मिनट में ही लिखने की आदत डालेंगे, तो इससे परीक्षा हॉल में डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने में आपका जो समय लगेगा, वो ज़्यादा नहीं लगेगा। आप मतलब कंप्लीटली उसको लिख सकते हैं उतने टाइम में। इस वीडियो से प्रैक्टिस करने से आपको यह भी फ़ायदा होगा कि 840 शब्दों में आप 5% या 8% या 10% की जो गलतियाँ आपके एग्ज़ाम में होती हैं, उस हिसाब से जैसे 10% गलतियाँ ओबीसी के लिए या एससी के लिए एसएससी में माफ़ होती हैं, तो जो गलतियाँ होती हैं वो 80 होती हैं। अब 800 की जगह 840 में भी आप 80 गलती करेंगे तो इससे आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे उससे कम ही गलतियाँ होंगी और एक्यूरेसी में आपकी सुधार होगा। अगर डिक्टेशन लिखने में छूट रहा है तो आप डिक्टेशन को बार-बार लिखिए और जितनी बार लिखिए उतनी बार अपने आउटलाइन को ज़रूर पढ़िए। इससे आप अपने द्वारा बनाई गई आउटलाइन को बेहतर तरीके से जानेंगे और शॉर्टहैंड लिखने में यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो लिखा है आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। आपको इस चैनल पर सारे वीडियो फ्री में उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब आप तैयार हो जाइए, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आदरणीय साथियों, कई सरपंच निर्विरोध चुने गए। अनेक चुनाव के बाद जीतकर सरपंच बने। ग्राम पंचायतों के सरपंच ही पंचायत समितियों के सदस्य बने एवं उनमें से प्रधान व उपप्रधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते रहे। सब पंचायत समितियों के प्रधान सांसद व विधानसभा सदस्य जिला परिषद के सदस्य बनते रहे। उन्हीं में से जिला परिषदों के प्रमुख व उप प्रमुख चुने जाते रहे हैं। न केवल राजस्थान राज्य में ही अपितु देश के अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के आरंभ के वर्षों में इन संस्थाओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिए, लेकिन कुछ वर्षों बाद किन्हीं कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएं अपने सौंपे गए उत्तरदायित्व को सही ढंग से निष्पादित करने में असमर्थ दिखाई देने लगीं, अर्थात ये संस्थाएं अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहीं। इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की कमी रही। साथ ही अधिकांश राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी अधिक रुचि नहीं ली। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतिशील बनाने हेतु अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की हो। समिति के अनुसार पंचायतें 10-15 गांवों की मंडल पंचायतें हों तो अधिक सक्षम होंगी। ये मंडल पंचायतें
ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करेंगी। साथ ही समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से करवाने की सिफारिश भी की। ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था व गरीबी उन्मूलन समस्याओं हेतु गठित GVK राव कमेटी ने जिला स्तर पर योजनाएं बनाने व नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी। देश की पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ व पुनर्जीवित करने हेतु गठित डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय साधन देकर अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर भी विशेष बल दिया। देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज ढांचे को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की थी और उन्होंने पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने तथा महिलाओं और कमजोर वर्गों की इन संस्थाओं में अधिक से अधिक भागीदारी देने की परिकल्पना की थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब यह संभव हो पाया है कि इस संबंध में शुरू किए गए प्रयासों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार बनाने की दृष्टि से संविधान में 73वें संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना चाहूँगा। पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति लागू की गई, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ बीच के स्तर की इकाइयों गठित करने की मर्जी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है। ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया। हर 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे। चुनावों की व्यवस्था एक स्वतंत्र चुनाव आयोग करवाएगा। महोदय, भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में जहाँ विभिन्न भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हों, अष्टम सूची के अनुसार भी देश की प्रधान भाषाएं हों, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि की दृष्टि से भी एक प्रांत दूसरे प्रांत से बहुत भिन्न हो, वहाँ देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का वैचारिक स्तर पर आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक विनिमय हो, एक दूसरे को समझने सराहने की चेष्टा हो। जहाँ संपूर्ण देश की भाषा एक हो, वहाँ तो शायद उस एक राष्ट्रभाषा से यह संभव भी हो सके, किंतु भारत जैसे विशाल तथा विभिन्न संस्कृतियों और विविध भाषाओं वाले देश में अनुवाद ही सबसे सशक्त माध्यम है, जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधे रखने में सहायक हो सकता है। द्विभाषिकता का महत्व भारत में प्राचीन काल से रहा है। आज भी भारतीय जनसंख्या के सांख्यिकीय आंकड़े यह बताते हैं
कि भारत में द्विभाषियों का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी भारतवासी सामान्यतः हिंदी या निकटवर्ती प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अहिंदी भाषियों के मध्य हिंदी का प्रचार शिक्षा, व्यवसाय, जनसंचार, फिल्म आदि कई कारणों से हुआ। द्विभाषिकता का महत्व रोजी रोटी तथा आत्मविकास या आत्म प्रचार से बढ़ता है। यह द्विभाषिकता अनुवाद की मूल भित्ति है। एक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके तथा दूसरे की बात स्वयं समझ सके, इसीलिए वह दो या अधिक भाषाएं सीखता है। यह व्यावहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं जानता है वह उतना ही बहुज्ञ है, क्योंकि भाषा के सहारे उसका परिचय क्षेत्र तो बढ़ता ही है, वह विभिन्न भाषिक संस्कृतियों से भी परिचित होता है। देश चाहे भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या निर्बल, धनी हो या निर्धन, संश्लिष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए दूसरे देशों की साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक स्थिति को समझने तथा उनसे लाभ उठाने के लिए उसे अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। सभी विकसित देशों में इसीलिए अनुवाद का बड़ा महत्व है। अनुवाद संबंधी बड़े बड़े संस्थान हैं तथा बड़े सुनियोजित ढंग से अनुवाद कार्य होता है। मैं आपको यूरोप के एक छोटे से देश बल्गारिया का उदाहरण देता हूँ। बल्गारिया की जनसंख्या 10 लाख है। समाप्त। दोस्तों, पहले आप इसको 10 मिनट के अंदर अंदर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसको ट्रांसक्राइब करिएगा। और आपकी गलतियाँ 80 से अगर ज़्यादा होती तो आप फेल हैं। कोशिश करिएगा कि उससे कम आपकी गलतियाँ हों।